दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग आपका स्वागत करते हैं और यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डनिंग के माध्यम से दोस्तों आपका स्वागत है एक बार। दोस्तों, भारत में बागवानी प्राचीन काल से काफ़ी लोकप्रिय रही है। भारत में फूलों की खेती के महत्व के बारे में हम बताते हैं, जैसे ऑर्किड है, डेंड्रोबियम है, अशोक है, ये सब पुराने पौधे हैं। इनकी उत्पत्ति का स्थान जो है वो रामायण के टाइम से 500 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था और इसका उल्लेख जो है महाभारत के इंद्रप्रस्थ नगर के सुंदर वनों में भी मिलता है। हमारे यहाँ रामायण में वाटिका, अशोक वाटिका, सीता केंद्र में भी हुआ है, कालिदास में भी इसका जिक्र किया गया है। बौद्ध काल के दौरान मठों और स्तूपों के चारों तरफ उद्यान लगाए गए थे। बिहार में नालंदा में और तक्षशिला में सुंदर वन थे। उस समय फूलों का उपयोग होता था। जापानी लोगों ने भी कई बार भारत से फूलों का आयात किया है। भारत में शुरुआती इस्लामी धर्म में भी और फारसियों में भी इसका इस्तेमाल बगीचों के रूप में किया गया था। मुगल बादशाहों द्वारा लगाए गए पौधे और बगीचों, वे वास्तव में वो सच्चे प्रेमी थे। उन्होंने कई किस्म के सजावटी पौधे जो है वो इस्तेमाल किए। बाबर ने 1526 में, अकबर ने 1556 में, जहांगीर ने 1605 में, इन मुग़ल शासकों ने किया। भारत में उद्यान विकास के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में मुग़ल शैली में भी बागवानी और इसकी लोकप्रियता का उल्लेख रहा है। उस समय निषाद उद्यान बहुत फेमस था। महान शासक अशोक ने 227 ईसा पूर्व में भी अपनी नीतियों में वृक्षारोपण को अपनाया है। गली में उन्होंने पौधे हमेशा लगवाए। हमेशा पौधों का पोषण, जैसे तुलसी है, हाइबिस्कस है, कमल है, इन्होंने किया। राजाओं ने गुप्त शासन के दौरान भी स्वर्ण युग जिसको कहा जाता है, भारतीय पेड़ पौधे एथोलोपियस हुआ, कदम्ब हुआ, कमल हुआ, ऑर्किड हुआ, वो लगाए जाते रहे हैं और ये मंदिरों से हमेशा जुड़े रहे हैं मुख्य पूजा के रूप में। महिलाओं द्वारा भी आभूषण के रूप में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर हम लोग ब्रिटिश शासन की बात करें तो 1600 से लेकर 1947 तक उद्यानों का हुआ है। शैली के रूप में गैर पारंपरिक और अनौपचारिक डिजाइन आंशिक रूप से भी हुई है। अंग्रेजी शैली का प्रभाव 1800 और 1900 में भी हुआ है। भारतीय उद्यानों में सुगंधित और पौधे और झाड़ियों वाले पौधे भी लगाए जाते थे, जैसे अस्टर है, कार्नेशन है। अंग्रेजों ने भी शुरू किया नस्टेशियम, पेंजी और पिटूनिया के रूप में। समतल लान के रूप में, पर्वतरोहियों के रूप में जड़ी बूटियों के द्वारा भी प्रस्थापित किया गया था, जिसमें पुरानी शैलियों का इस्तेमाल किया गया। व्यवस्थित रूप से वनस्पति के रूप में भी भारतीय में बहुत फेमस रहा है। उन्होंने किले और स्मारकों के आसपास पार्कों और बगीचों में सजावटी और आनंद उद्यान भी लगाए। स्वतंत्रता के बाद बागवानी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन जगह जगह इसकी उपयुक्तता बताई गई है। अनौपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो जयंती पार्क और एक उदाहरण है चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। भारत में तेज़ी से शहरीकरण और औद्योगिकरण के दौरान 20वीं सदी में के अंत में तिमाही और आवास उद्योगों के लिए भी भूमि की आवश्यक के लिए अच्छन ऊपर नीचे वाले पौधे जो हैं वो लगाए जाते थे और बागवानी शैली के रूप में उस समय डेवलप हुई। उसमें कंटेनर के भी पौधे लगे, बागवानी में भी लगे और अच्छे डिज़ाइन की चीज़ें जो है उसी सन में चालू हुई थी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कब से अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले से, मुस्लिम के ज़मानों से और आज तक कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, वो मैंने बताया आपको। अभी तो हमने आपको बताया कि पूरे हिंदुस्तान में कैसे बागवानी स्टार्ट हुई, मुस्लिमों ने कैसे किया, अंग्रेज़ों ने कैसे किया और हमारे यहाँ अशोक वाटिका के ज़माने में भी जब सीता जी की बात आई थी पहचान की, तब बात हुई थी। हम आपको अब बताते हैं कि टेरेस गार्डनिंग में क्या क्या परिवर्तन हुआ। पहले टेरेस गार्डनिंग के रूप में लोग क्या करते थे कि मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करते थे। पुराने कोई पड़े हुए घर में टब हैं उसका इस्तेमाल करते थे। जो पुराने घी के कनस्टर होते थे उसमें लगा दिया और जो लगाने वाले पौधे होते थे उसमें मीठी नीम हुआ करती थी, एलोवेरा होता था, तुलसी होती थी और बेलों के फूल होते थे। और अगर उसमें थोड़ा सा लोगों ने और रुचि लिया तो लोग क्या करते थे, बेला है, चमेली है और गुलाब के पौधे लगाया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने, जैसे हॉलैंड है, उसने कट फ्लावर के रूप में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और टिश्यू कल्चर एक चीज़ ईजाद हुई जिसमें ये हॉलैंड से आई और धीरे धीरे करके बेंगलोर, पूना, कलकत्ता, इन सब जगहों पर टिश्यू कल्चर के पौधे, छोटे छोटे पौधे डेवलप हुए हिंदुस्तान में। तो लोगों को ख़रीदना भी आसान हो गया और टिश्यू कल्चर के माध्यम से बहुत हेल्दी पौधे डेवलप हुए।
तो लोग कैनिस्टर गमलों से हट करके फिर क्या हुआ, लोगों ने छतों में क्यारियाँ बनाना चालू करी। तो क्यारियों के माध्यम से लोगों ने अपने घरों में बनाया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत जगह लोगों के घरों में सीलन आने लगी। तो लोगों ने क्या किया कि फिर लोहे की जो लंबी लंबी बेंचें हैं वो बना करके गमले रखना चालू किए, लेकिन गमलों में ग्रोथ जो होती थी वो बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बड़े गमले आए मिट्टी के, जो इधर गुवाहाटी साइड से आते थे। तो लोग 6 इंच 8 इंच गमलों से बढ़ करके 12 इंच और 20 इंच के गमलों पे गए। उसमें भी लोगों को सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे युग में परिवर्तन होता रहा। बाज़ार में अच्छी खादें मिलने लगी, बहुत किस्म के पौधे मिलने लगे जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें सजावटी पौधे हैं, फूल के पौधे हैं, सब्ज़ी हैं, फल के पौधे हैं। तो इस तरीके से ग्रो बैग का ज़माना आया, और ग्रो बैग में भी बहुत सारे साइजेज़ आए, अलग अलग स्ट्रेंथ के आए, अच्छा अलग क्वालिटी के आए। तो ग्रो बैग के ईजाद होने से क्या हुआ कि रखना आसान हो गया, मेंटेनेंस आसान हो गई, और उसमें जो प्रोडक्शन हुआ वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने मन मुताबिक हुआ। तो अब हमारा, जैसे हम आपको टेरेस गार्डनिंग की अपनी बात बताएं, तो मेरे पास 6 इंच से लेकर के मेरे पास 20 इंच तक के ग्रो बैग हैं, और मेरे पास कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है वो एनवायरनमेंट में हम अपनी चीज़ कर रहे हैं। तो हम फल के भी पौधे लगा रहे हैं, सब्ज़ी के भी पौधे लगा रहे हैं, फूल के पौधे भी लगा रहे हैं, छतों पे प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, अडेनियम भी लगा रहे हैं। और हमने क्या किया हुआ है कि 300 स्क्वायर फीट में हमने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, और हमने करीब 400 स्क्वायर फीट में ऊपर पॉली हाउस और नेट हाउस बनाया है। तो उसमें हम अपना सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, सब्जी के बेहन तैयार कर लेते हैं, और समय समय पे आने पर मैं यूट्यूब के माध्यम से टेरेस गार्डनिंग का जो मेरा चैनल चलता है, टेरेस गार्डनिंग लखनऊ के नाम से, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। 11.5 से ज़्यादा लोग हमारे टच में हैं। कुछ ऑन एन एवरेज करीब 40 से 50 फ़ोन प्रतिदिन आते हैं मेरे पास कि इस सीज़न में क्या लगाया जाए, मेरे पौधों में ये ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे क्या छिड़काव करना चाहिए, क्या खाद डालना चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा कि आपको आज बात बताई जाए। तो उसमें देखिए सबसे बड़ा रोल होता है सीड बेड प्रिपरेशन का। मैंने अपने कई सारे चैनल्स में आपको बताया हुआ है कि ग्रो बैग में जो आप मिट्टी तैयार करें उसमें बेसिकली गोबर की खाद छनी हुई होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, कोकोपीट होना चाहिए, और लास्ट ईयर की यूज़ खाद होनी चाहिए। और चूँकि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ तो इसके लिए सरसों की खली है, नीम की खली है, नीम का ऑयल है, वो प्लांट प्रोटेक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है। और बड़ी ख़ास बात इसमें यह है कि हर सीज़न में आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ग्रो बैग कभी खटता पड़ता नहीं है, और 7 से 8 साल तक इसकी लाइफ है। तो मैंने पहले क्या किया कि थर्मोकोल में किया था, लेकिन थर्मोकोल से जब मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट हुआ मुझे लगा ये सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। और नीचे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर शहर में ग्रो बैग मिलता है, और सही समय पे आप अपने पौधों को लगाएं, और जो गमले की खाद है उस पर आप विशेष ध्यान दें। और एक बात का ये ज़रूर ध्यान दें कि अगर पौधे की जड़ ग्रो करेगी, जैसे आप देखते हैं कि आप बाज़ार में जाते हैं या किसी वन में जाते हैं तो पौधा बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा होने का मेरा मतलब ये है कि उसकी जड़ें उतनी जगह ग्रो करती हैं। हमारे ग्रो बैग में एक लिमिटेशन है कि अगर उसका 10 इंच डाया है तो 10 इंच डाये में जड़ फैलेगी, और अगर वो 1.5 फीट ऊंचाई का है तो 1.5 फीट में जड़ होगी। तो जितनी जड़ ज़्यादा ग्रो करेगी उतनी ज़्यादा पेड़ों को भोजन मिलेगा, और जितना ज़्यादा भोजन बनाएंगे वो उतने ज़्यादा उसको ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो उसमें 4-5 चीज़ों का ध्यान हम लोग को रखना होता है। अगर किसी पौधे की लाइफ साइकिल मानिए 3 महीने की है, जैसे मैंने बैगन लगाया, तो शुरू में 1 महीने तक जो खाद है उसका इस्तेमाल करिए, उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी वर्मी डालिए, सरसों की खली का पानी डालिए, गुड़ाई करते रहिए। और पानी की जो मात्रा है पौधे की वो उतनी होनी चाहिए कि वो जड़ से वो भोजन बनाने के लिए हो। अगर बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके जो पौधे होते हैं वो पीले हो जाते हैं। पीले होने का इंडिकेशन ये है कि आपके पौधे में या तो पानी ज़्यादा है या उसका भोजन नहीं बन पा रहा है, मतलब उसकी जड़ ग्रो नहीं कर रही है। तो समय समय पर गुड़ाई करना, और ये ध्यान देखें नीचे की तरफ मिट्टी हटा करके कि मिट्टी हल्की सी गीली होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली उसकी जो फाइब्रस रूट है वो ठीक से डेवलप हो, भोजन लेकर के ऊपर देती रहे। पौधे को आप धूप में रखें,
और पानी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए और कोशिश करें कि शाम के वक्त जो है पानी आप डालें। और हर 15 दिन के बाद जो है वो नीम की खली और सरसों की खली का पानी 2% से 5% के हिसाब से डालते रहें। नीम का ऑयल होता है उसको आप रेगुलर 1% के हिसाब से फुहारे से पौधे पर छिड़कते रहें। और ऐसा कोई वजह नहीं है कि आपके यहाँ वो सब्ज़ी और फल ना हो। तो जैसे कि सीज़न आ गया है, इस समय आप टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, चाइनीज़ कैबेज लगा सकते हैं, फ्रेंच बीन लगा सकते हैं, कलर्ड कैप्सिकम लगा सकते हैं। कई किस्म की मूलियाँ बाज़ार में आती हैं, मिर्चे की बहुत सारी वैरायटी है। तो इस तरीके से आप ग्रो बैग अपने यहाँ लगाएं अपने छत की साइज़ को देखते हुए। तो अगर छत का साइज़ है आपका तो 10 बाई 10 इंच या 12 इंच बाई 12 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी की ज़रूर खास ध्यान दें कि मिट्टी की जो प्रिपरेशन हो, क्योंकि एक बार अगर आपने मिट्टी बना दी और अगर वो अच्छी नहीं बनी तो पौधों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग अपना खाना खाते हैं, खाना चाहिए हम लोग को, हमको दूध भी चाहिए, हमको फल भी चाहिए, हमको मेवा भी चाहिए, तभी चीज़ आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो पौधों को भी इसी तरीके से टॉनिक मिलती रहनी चाहिए। 15 अगस्त में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं। सुबह से बहुत भाई लोगों का फ़ोन आया, तो झंडारोहण आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। तो आपको अमृत महोत्सव में एक बार बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं टेरेस गार्डनिंग के यूट्यूब चैनल से।